जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। न्यू लाइट नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो भी 42 साल का अनुभव उसके आधार पर ये वीडियो बना रहे हैं और आपको सवाल मिलना चाहिए। एनसीईआरटी 1 यूनिट 1 हो गया, एनसीईआरटी 1 यूनिट 2 हो गया, एनसीईआरटी 2 का भी यूनिट 1 हो गया था। अब बेटा एनसीईआरटी 1 का यूनिट 3 हम लोग करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने सवाल आते हैं बेटा। 11 से 14 सवाल आते हैं। 56 नंबर का काम आपका होगा। यहाँ पर देखिए 11, 13, 13 और 14 सवाल। बिना देर किए हम लोग बेटा पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये टोटल हम लोग 22 पॉइंट में कवर करेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट है बेटा रॉबर्ट हुक, जिसने सेल को खोजा था। एंटोनी वान लीवेनहॉक सबसे पहले लिविंग सेल को, लाइव सेल को देखा था। ब्राउन ने बेटा न्यूक्लियस खोजा था। फ्लेमिंग ने माइटोक्रोमैटिन नाम दिया था। सेल थ्योरी बेटा स्लाइडेंसवाल ने दिया था। इसमें करेक्शन हो गया, दोनों साइंटिस्ट जर्मन गए हैं। वर्को ने बेटा ऑमनीसेलुलर एसेलुलर सिंगल निकोलसन ने फ्लूइडिक मॉडल। कैमिलियो गाल्गी ने गॉल्जी बॉडी। जॉर्ज पैलेट ने बेटा राइबोसोम खोजा था। इसके बाद बच्चों हम लोग दूसरे पॉइंट पे काम चलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा अगर एब्सेंट होगी तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट होगी तो यूकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल नहीं पाया जाता है। ये बेटा देख सकते हैं पूरे ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो आपको रिवाइज कराने जा रहे हैं। स्मॉलेस्ट सेल बेटा माइकोप्लाज्मा है। लार्जेस्ट सेल बेटा ऑस्ट्रिच है। लॉन्गेस्ट सेल बेटा न्यूरॉन है। माइकोप्लाज्मा की साइज देख लीजिए 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया के बेटा 3 to 5 माइक्रोमीटर। आरबीसी बेटा 7 माइक्रोमीटर। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरियल सेल 1 to 2 माइक्रोमीटर। और वायरसेस बेटा 0.02 माइक्रोमीटर इनकी साइज होती है। एक बार देख लीजिए, कोई करेक्शन है कर लीजिएगा। अब बेटा हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल इन्वेलप होता है। राइबोसोम 70s पाया जाता है। सेल इन्वेलप में ग्लाइकोक्लैक्सी है, जो बेटा थिकनेस के आधार पर अलग अलग होती है। सेल वॉल होती है बेटा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब अगर हम लोग ग्लाइकोक्लैक्सी की बात करें तो लूज शीथ बेटा स्लाइम लेयर है। थिक बेटा कैप्सूल होता है। और जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है उनको कैप्सुलेटेड बोलते हैं, जिनमें कैप्सूल नहीं होता उनको नॉन कैप्सुलेटेड पाए जाते हैं। और ये बेटा प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है, और इनकी वजह से डब्ल्यूबीसी इनको खत्म नहीं कर पाते। बहुत बेटा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मीसोसोम, जिसमें वेसाइकिल, टिब्यूल और लेबिली पाए जाते हैं। और मीसोसोम बेटा यूकैरियोटिक सेल में माइटोकांड्रिया के एनालोगस पाया जाता है। याद रखिएगा कैटाबोलिक एंजाइम होते हैं। और बीसोसोम का काम क्या होता है बेटा? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। फ्लैजेलम बेटा 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होता है। तो इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ स्ट्रक्चर की बात हो गई। ये बेटा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपसे देख लीजिएगा कि जो प्रोटीन होते हैं और लिपिड होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। अब हम लोग बेटा पिलाई और फिब्री की बात करते हैं। तो पिलाई बेटा क्या होता है? 8वां पॉइंट, इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल प्रोटीन पिलीन का बना होता है। फिब्री बेटा स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होते हैं और हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को राक और होस्ट सरफेस से अटैच करने में। इसके बाद बेटा बहुत सारे राइबोसोम जब आरएनए से जुड़ते हैं तो पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम बेटा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। इंक्लूजन बॉडी बेटा कई बार सवाल पूछा गया है। रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोट में, किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते और साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेटा फॉस्फेट ग्रैन्यूल है, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल है और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल बच्चों इसके एग्जाम्पल है। तो इंक्लूजन बॉडी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। अब गैस वैक्यूल की बात करते हैं। ब्लू एलगी पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। सेल वॉल के बारे में देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में बेटा ये पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है, जिसको बेटा आपने याद किया था नाग, नाम और डैप। ये बेटा है एन स्टाइल ग्लूकोसामिन, एन स्टाइल म्यूरोबिक एसिड, डाइएमिनो पाइमेलिक एसिड। एल्गी में बेटा सेल वॉल ग्लैक्टन, मैनन, सेलुलोज, मिनरल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सेल वॉल बेटा प्लांट में प्रोटीन, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज का बना है। सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म इनर साइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा सेल वॉल के बाद प्राइमरी सेल वॉल जो होती है कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, और ये बेटा क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर शेप भी प्रोवाइड करते हैं। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर में मिडिल लेमेला है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। और इसका काम क्या होता है? गिव सेल प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं, इसका प्रोटेक्शन करते हैं, सेल इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं। तो ये सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है प्लांट में, कैसा होता है एल्गी में, कैसा होता है बैक्टीरिया में। एक और याद रखिएगा बेटा, फंजाई की सेल वॉल जो होती है उसमें काइटिन पाया जाता है। अब बेटा हम लोग आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट बेटा हम लोग का 12वां पॉइंट है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेलेक्टिवली परमिएबल है और लिपिड का बाई लेयर होता है फास्फोग्लिसराइड। यहाँ पर बेटा पोलर हेड आउटर साइड हाइड्रोफिलिक होता है और नॉन पोलर इनर साइड बेटा हाइड्रोफोबिक होता है। इनर साइड ताकि ये रिएक्शन न कर ले। इसके बाद बेटा फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर निकोल्सन ने दिया था और ये क्वेसी फ्लूइड नेचर लिपिड का होता है और इसमें बेटा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ठीक, तो जो अंदर होता है उसको मिलता है इंटीग्रल, जो बाहर होता है बेटा उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रोटीन इंटीग्रल पार्शियली टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, पेरिफेरल बेटा सरफेस पे होते हैं और इसको आराम से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन से फायदा क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर इंटरजंक्शन का इनसे फॉर्मेशन हो जाता है। अब बेटा आगे चलते हैं तो हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं और पूछा जाता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। इसमें पूछते हैं कौन सा पार्ट एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का है, कौन सा पार्ट एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का नहीं है। अब वैक्यूल की बात करते हैं तो बेटा मैच्योर प्लांट में ज्यादा पाया जाता है। इसमें मतलब परमानेंट सेल में ज्यादा पाए जाते हैं, प्लांट सेल में काफी बड़े होते हैं, वाटर सेल सैप एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं। और बेटा वैक्यूल को हम लोग वेस्ट डिपोजिट बॉक्स भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेस्ट डिपोजिट बॉक्स। मेम्ब्रेन बेटा इसकी टोनोप्लास्ट होती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि ये प्लांट सेल में 90% पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल पाई जाती है। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फूड वैक्यूल दोनों होती है और यहाँ पर फूड का स्टोरेज होता है और ये बेटा जो होता है ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। इट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा 14वां पॉइंट है, याद रखिएगा। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। सरफेस एरिया ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछा जाए प्रोटीन सिंथेसिस डन बाय राइबोसोम, सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ और स्मूथ दो पार्ट होते हैं। रफ बेटा प्रोटीन के लिए होता है और स्मूथ बेटा स्टेरॉइड हार्मोन यानी फैट के सिंथेसिस के लिए होता है। दो इंटरसेलुलर पार्ट में डिवाइड होते हैं, लैमिनर बेटा इनसाइड होता है, एक्स्ट्रा लैमिनर बेटा आउटसाइड होता है। अब लाइसोसोम की बात करते हैं, डीडीओ बेटा खोजा था और इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडी के द्वारा बनता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, कैपेबल ऑफ डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबका डाइजेशन करता है। अब बेटा हम लोग 15वें पॉइंट की बात करें, गोल्जी अपरेटस है, कैमिलियो गाल्गी ने खोजा था। ये इसका काम होता है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इसका काम होता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सरफेस पे जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है बच्चों। अब यहाँ पर गोल्जी अपरेटस में ये पैकिंग मटेरियल आफ्टर मॉडिफिकेशन मेजर साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है। आपको ये तो पता ही है कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी करता है ये। और इसमें बेटा दो फेस होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस बेटा फॉर्मिंग फेस होता है, ट्रांस बेटा मैच्योरिंग फेज होता है। एक बात याद रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी दोनों साथ साथ पाए जाते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन बनेगा और गोल्जी बॉडी बेटा इसका क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम लोग माइटोकांड्रिया की बात कर लेते हैं। तो माइटोकांड्रिया बेटा विजिबल होता है अंडर माइक्रोस्कोप स्टेनिंग के बाद। इसका नंबर वेरी करेगा सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर। जो सेल जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसमें ज्यादा माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। और एक हार्मोन है बेटा थायरॉक्सिन जो माइटोकांड्रिया का नंबर साइज बढ़ा देगा। शेप इसका बेटा शासक शेप्ड होता है। यहाँ पर डायमीटर और लेंथ दिया, आप याद कर लीजिएगा। माइटोकांड्रिया बेटा फिजन के द्वारा डिवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। और बेटा एक बात याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकांड्रिया को हम लोग बोलते हैं सेल विद इन सेल। दे आर कॉल्ड एज सेल विद इन सेल, दे आर इक्विवेलेंट टू प्रोकैरियोटिक सेल। और एक सवाल और पूछा जाता है, इनको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं दोनों को, क्योंकि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है। मैट्रिक्स में डबल सर्कुलर डीएनए होता है, फीवर आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। फंक्शन बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन करना है, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। 70s राइबोसोम होता है जो प्रोटीन के सिंथेसिस करता है। डबल मेम्ब्रेन दो कंपार्टमेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस होता है जबकि इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग के रूप में होता है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। और ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि विलाई माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन में यहाँ पर बेटा क्रिस्टी और लंग्स में बेटा एल्वोलाई, ये सारे बेटा क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। ब्रेन में वैसे ही ऐसे ही बेटा स्ट्रक्चर होता है,
गायराई और सल्काई, और गायराई और सल्काई भी बेटा सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। अब बेटा हम लोग आगे चलते हैं, आगे हमारा 17 पॉइंट है, यहाँ पर बेटा क्लोरोप्लास्ट है। तो नंबर क्लेमेडोमोनास में 1 होता है, बीजोफिल सेल में 20 से 40 हो सकता है, शेप इसका कुछ भी हो सकता है, लेंस शेप, ओवल शेप, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड, कोई भी शेप हो सकता है। स्ट्रोमा और ग्रैना होता है बेटा। तो स्ट्रोमा में एक बात याद रखिएगा, एलजीडीएस लाइट रिएक्शन ग्रैना में होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। और यहाँ पर स्ट्रोमा में आपको डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम पाए जाएंगे, इसमें डीएनए पाया जाएगा जो डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर होगा, 70s राइबोसोम होगा। थैलेक्वाइड बेटा ये मेम्ब्रेनस साइक्लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। अगर बेटा हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एरिथ्रोप्लास्ट में डिवाइड होता है। एक बेटा कार्बोहाइड्रेट, एमाइलम का मतलब स्टार्च, इलायोप्लास्ट बेटा स्टोर आयरन एंड फैट, एरिथ्रोप्लास्ट बेटा प्रोटीन को स्टोर करेगा, और ल्यूकोप्लास्ट बेटा कलरलेस होता है, इसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। अब बेटा हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं तो एक बात तो ये है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। 70s 80s होता है बेटा, 80s की यूनिट 60s 40s होती है, 70s में 50s 30s होता है। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है, जबकि 80s बेटा केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में 70s भी होगा और 80s भी होगा, और प्रोकैरियोटिक सेल में केवल होगा 70s। और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में इनका एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है। याद रखिएगा बेटा प्रोटीन सिंथेसिस इन्हीं के द्वारा होती है। अब बेटा साइटोस्केलेटन आ जाते हैं। साइटोस्केलेटन इलेबोरेट नेटवर्क होता है फिलामेंट का, ये प्रोटीन से स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं। इनका काम होता है बेटा मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और मेंटेन द शेप। देखिए नीट 2023 में पूछा गया है। मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन टेक्स प्लेस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस थ्रू पोर, आउटर मेम्ब्रेन रिमेन। बेटा न्यूक्लियस के बारे में, आउटर रिमेन बेटा इसका आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ में होगा, और इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाएंगे। इसके बाद बेटा सम मैच्योर सेल, कुछ मैच्योर सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी मैमल के केस में, सीप ट्यूब वैस्कुलर प्लांट के केस में, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराने के लिए इसका शेप जो होता है बाइकॉन्केव हो जाता है, और ये न्यूक्लियस के गायब होने की वजह से होता है। 20वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बेटा, न्यूक्लियस मैट्रिक्स के अंदर न्यूक्लियोलाई पाया जाता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, और न्यूक्लियोलाई बेटा साइट होता है आरआरएनए की सिंथेसिस के लिए। ठीक, इसके बाद बेटा क्रोमैटिन, ये हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। कंडेंस फॉर्म यहाँ पर होता है क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम पर, इसमें बेटा डीएनए होते हैं, कुछ बेसिक प्रोटीन हिस्टोन होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए पाए जाते हैं। अब बेटा हम लोग माइक्रोबॉडीज की बात करते हैं तो माइक्रोबॉडीज बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड माइन्यूट वेसाइकिल है, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, प्लांट एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं माइक्रोबॉडीज। अब बेटा क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बेटा इसका सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर में डिस शेप्ड स्ट्रक्चर काइनेटोकोर होता है, और फ्रैगमेंट आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के ऊपर होता है, उसको सेटेलाइट बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बेटा सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक होते हैं। टीलो में सेंट्रोमियर टर्मिनल होता है, एक्रोसेंट्रिक में क्लोज टू वन एंड होता है, सब मेटासेंट्रिक में बेटा एक बड़ी आर्म एक छोटी आर्म, मेटासेंट्रिक में बेटा दोनों आर्म बराबर होती है। यहाँ पर ये डायग्राम दिया है, और इस तरह से बच्चों ये साइटोलॉजी का चैप्टर खत्म हुआ। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा चैप्टर बायोमॉलिक्यूल शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये गेस वर्क है जो इसमें बताएंगे बेटा, इसी से सवाल मिलेगा, और बिल्कुल परेशान मत हुई, एक दो बार इसको सुन लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो बेटा हम लोग चलते हैं यहाँ पर बायो मालिक्यूल में, इंपॉर्टेंट चैप्टर। बायोमॉलिक्यूल में बेटा रिलेटिव अबंडेंस होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, दूसरे के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर बेटा सेल के अंदर हम लोग सेलुलर कंपोनेंट देखें तो बेटा वाटर 70 to 90% है, बेटा प्रोटीन 10 to 15% है, कार्बोहाइड्रेट 3% है, लिपिड बेटा 2% है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% है, एंड बेटा 1% है। ये सारी टेबल के परसेंटेज आपको याद होने चाहिए। अब बेटा अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। तो बेटा जो फिल्ट्रेट होता है बेटा एसिड सॉल्युबल पूल होता है, और रेटनेट बेटा एसिड इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल बेटा बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है, यहाँ पर बायो माइक्रोमॉलिक्यूल है जो सॉल्युबल होंगे। एमिनो एसिड बेटा मेथेन के सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। इसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सेंसाइज नहीं होंगे, जो फूड के द्वारा लेंगे। नॉन इसेंशियल बेटा बॉडी में सेंसाइज होते हैं। अब बेटा ये सवाल कई बार पूछा गया है। यहाँ पर बेटा एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है, बेसिक लाइसिन है, न्यूट्रल वैलिन है, एरोमेटिक अमीनो एसिड टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलिन है। ये पूरा आपको एग्जाम्पल याद होना पड़ेगा। आर ग्रुप के आधार पर अगर हम लोग अमीनो एसिड को देखें तो आर ग्रुप अगर एच है
तो ग्लाइसिन होगा सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, मेथेन बेटा मेथिल ग्रुप से होगा तो एलेनिन होगा, CH2S होगा तो सीरीन होगा। ये देखिए बेटा नीचे तीनों स्ट्रक्चर दिए हैं, 2021 में पूछा गया, आपको याद होना चाहिए। अब लिपिड की बात करें बेटा तो वाटर में इंसॉल्युबल होता है। अब तेल अगर घी पानी में डालें तो आप देखते हैं ऊपर तैरता रहता है। नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन है, जबकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। और दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड आल्सो। तो फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप आर ग्रुप से अटैच्ड होता है। अगर इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन 16 कार्बन है तो पामिटिक एसिड होगा, 20 है तो बेटा एराकिडोनिक एसिड होगा। इसके बाद बच्चों लिसाइथिन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फास्फोलिपिड होता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, न्यूरल टिश्यू में पाया जाता है। अब बेटा 12वें नंबर पे मेटाबोलाइट की बात करते हैं। दो तरह के मेटाबोलाइट होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में बेटा रबर है, ड्रग है, स्पाइसेस है, सेंट है, पिगमेंट है, यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर है, लेकिन बेटा प्लांट में इनका फंक्शन अननोन है। अगर फंक्शन नोन है बेटा तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट होंगे, शुगर, एमिनो एसिड, फैट, आयल, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड है। और यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का आप सब प्यारे बच्चों से एक्सेप्शन पूछा जा सकता है 4 तारीख के पेपर में। अब हम लोग बायोमॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो माइक्रोमॉलिक्यूल, इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड है, जबकि यहाँ पर मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो एसिड है। अब बेटा प्रोटीन की बात करें तो ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं, डिफरेंट एमिनो एसिड से बनते हैं। बॉन्ड बेटा इसमें पेप्टाइड होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक होता है, और न्यूक्लिक एसिड में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। एनिमल वर्ल्ड में बेटा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन क्या है बेटा? कोलेजन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर हम लोग प्रोटीन का देखें तो लेफ्ट हैंड पे फर्स्ट एमिनो एसिड एन टर्मिनल, राइट हैंड पे बेटा जो होता है सी टर्मिनल होता है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्राइमरी के फोल्डिंग से, और क्वार्टरनरी बेटा जो होता है टर्शियरी के फोल्डिंग से बनता है। और यहाँ पर टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या होता है? एंजाइम होता है, क्योंकि सर्विक्स होता है, एक्टिव साइट्स बनाते हैं। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में बेटा एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। रिसेप्टर में बेटा ये स्मेल टेस्ट हार्मोन के लिए होते हैं। GLUT4 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा जो करा रहे हैं इससे आपको पेपर मिल जाएगा। अब सेलुलोज क्या है बेटा? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। जो स्टार्च जो है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। याद रखिएगा बेटा इन्यूलिन, यहाँ इंसुलिन नहीं इन्यूलिन है, जबकि बेटा इंसुलिन जो होता है ये प्रोटीन होता है जो एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनेगा। अब स्टार्च ब्लू कलर क्यों देता है? क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आयोडीन को होल्ड कर देता है, जबकि सेलुलोज हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए बेटा ये ब्लू कलर नहीं देता। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा पर काइटिन का बना होता है, काइटिन होमोपॉलीमर है। अब इसके बाद बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि हेट्रोसाइक्लिक बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। एडेनिन ग्वानिन बेटा प्यूरिन में आएंगे, जबकि थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल बेटा पिरिमिडिन में आएंगे। इसके बाद बच्चों डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन क्रिक ने दिया था। एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, every chemical reaction is catalyzed reaction and a no uncatalyzed metabolic reaction takes place in living body। मतलब हम लोग के बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो एंजाइम से कैटलाइज होते हैं। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम बेटा प्रोटीन होते हैं, जबकि कुछ एंजाइम न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे आपको पता होगा राइबोजाइम। इसके बाद बेटा यहाँ राइबोजाइम है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक्टिव साइट होता है, और ये एंजाइम के एक्शन के लिए जरूरी है। एंजाइम आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर डीनेचर्ड हो जाएंगे बेटा, और लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव होंगे। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव होते हैं, अप टू 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। रेट को वेलोसिटी, रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफिक। एज ए जनरल रूल अगर हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगा। कैटलाइज रिएक्शन का रेट काफी फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। और यहाँ पर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इसके लिए जिंक की जरूरत होती है। एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं? बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आप सबको बेटा पता है कि दी गई एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल को एक्टिव करने में, और दूसरा बेटा रिएक्शन करने में, रिएक्शन कराने में। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेटा जितनी कम हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन में उतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं कि एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो गई, और एंजाइम की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। तो इसका मतलब क्या होगा? इतनी एनर्जी कम हो जाएगी, राइट? तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो हाउ एंजाइम इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसके बाद बेटा फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम, यहाँ पर बेटा टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है। सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। पीएच के लिए बेटा एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं,
और बेटा टेम्परेचर के लिए कहते हैं ना कि एंजाइम हैव डिफरेंट पीएच ऑप्टिमा बट सेम टेम्परेचर ऑप्टिमा। एंजाइम बेटा नैरो रेंज के टेम्परेचर पे काम करेंगे, एक्टिविटी डिक्लाइन अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। देखो बेटा, एक होता मिनिमम, एक होता मैक्सिमम, एक होता ऑप्टिमम। मिनिमम के नीचे नहीं होगा, मैक्सिमम के ऊपर नहीं होगा, ऑप्टिमम पे एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम बेटा डीनेचर्ड हो जाएंगे। अब बेटा यहां पर दिया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर बेटा जो सबस्ट्रेट है, जो बेटा सबस्ट्रेट है उसकी तरह अगर आपका इनहिबिटर हो जाएगा, मतलब दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो ये इनहिबिटर जो है एक्टिव साइट पे आके ब्लॉक हो जाएगा। एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाएंगी और एंजाइम का रिएक्शन यहां पर नहीं होगा। तो अगर इनहिबिटर बिल्कुल सबस्ट्रेट से सिमिलर होता है तो यहां पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। तो व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय माइलोनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। सम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर यूज्ड इन बैक्टीरियल पैथोजन। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेज। इसके बाद बेटा सिंपल एंजाइम केवल प्रोटीन का बना होता है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम में प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, को फैक्टर बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, एको एंजाइम बेटा प्रोटीन पार्ट होता है। अब बच्चों हम लोग टाइप ऑफ एंजाइम की बात करते हैं तो बेटा एंजाइम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम बेटा प्रोटीन के बने होते हैं, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम में बेटा प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। अब बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है। अगर बेटा ऑर्गेनिक है, लूजली अटैच्ड है, तब बेटा इसको कोएंजाइम बोलेंगे, ज्यादातर विटामिन होते हैं। अगर बेटा टाइटली अटैच्ड है तब यहाँ पर प्रोस्टिक ग्रुप होगा। और यहाँ पर बेटा इसका एग्जाम्पल है पराक्सीडेज कैटेलेज, जिसमें हीम बेटा प्रोस्टिक ग्रुप की तरह होता है। और यहाँ पर बेटा आपका कोएंजाइम में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसोसिएट होते हैं एपो एंजाइम से, टेम्परेरी फ्यूजन होता है, लूजली अटैच्ड होते हैं, विटामिन होते हैं, एनएडी, एनएडीपी, सर्टेन विटामिन, नियासिन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि मेटल आयन बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। आपको अच्छे से पता है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए जिंक जो होता है मेटल आयन होता है, एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। अब बेटा एक चीज जान लीजिए, अगर क्या होगा नॉन प्रोटीन पार्ट को हटा ले, तो अगर बेटा कंजुगेटेड एंजाइम से नॉन प्रोटीन पार्ट को हटा देंगे तो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इस तरह से बेटा ये चैप्टर आपका खत्म होता है बायोमॉलिक्यूल का। और जितने पॉइंट बोले हैं बेटा इससे आपको सवाल मिल जाना चाहिए। तो बच्चों चलो अब हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन की बात करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, सवाल बहुत आते हैं, 4 से 6 सवाल। और इसका सवाल बेटा आउट है, या तो बेटा प्रोफेज 1 से आएगा, प्रोफेज 1 से आएगा जरूर एक सवाल, और बेटा इंटरफेज से सवाल आएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि बेटा एक होता है सेल साइकिल, एक होता है सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल में बेटा आपका इंटरफेज और एम फेज दोनों आएगा, इंटरफेज एम फेज दोनों आएगा। ये बेटा इंटरफेज एम फेज दोनों आएगा सेल साइकिल में, जबकि सेल डिवीजन में केवल एम फेज आएगा। इसको याद रख लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये बेटा कुछ डेटा है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में 24 घंटे का टाइम लगता है, ईस्ट में 90 मिनट का लगता है। एक बात याद रखिएगा कि ये अगर पूछा जाए एक्चुअल डिवीजन में कितना टाइम लगेगा तो इसका 5% कर देंगे, ठीक है ना। ये टोटल ड्यूरेशन है। अब सेल साइकिल में देखिए यहाँ पर इंटरफेज है, इसका ड्यूरेशन बेटा 95% है और एम फेज का ड्यूरेशन 5% है। ये जो डेटा दिया है बेटा ये टोटल सेल साइकिल का ड्यूरेशन दिया है। तो अगर इंटरफेज का पूछे तो 95% कैलकुलेट कर लेना, अगर एम फेज पूछे तो बेटा 5% कैलकुलेट कर लेना, सवाल आ जाएगा। इसके बाद बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहाँ पर देखिए जीवन फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। याद रखिएगा यहाँ भी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। देखिए कितनी बार सवाल पूछा गया है। एस फेज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। एक बात याद रखिएगा, जिस समय यहाँ पर एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, साइटोप्लाज्म में बेटा सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब G2 फेज में बेटा माइटोसिस के लिए जो प्रोटीन चाहिए उसकी सिंथेसिस होगी, सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। और बेटा G0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा लेकिन टेम्परेली सस्पेंडेड होगा। ये तब तक डिवाइड नहीं करेगा जब तक इसको परमिशन न मिले। तो पक्का आपको पेपर में G1 S G2 फेज G0 फेज दिया है। इस फेज में बेटा याद रखिएगा यहाँ पर हिस्टोन की सिंथेसिस भी होगी क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस होनी है। तो डीएनए के लिए जो चाहिए ये G1 फेज में बनेगा, सेल डिवीजन के लिए जो चाहिए बेटा ये G2 फेज में बनेगा। खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल आपको मिलेगा। एक और सवाल है बेटा यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड ड्यूरिंग फॉर्म ड्यूरिंग G1 फेज, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया G2 में क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को डीएनए की जरूरत होती है और डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है बच्चों? एस फेज में।
अब बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, एनिमल सेल माइटोटिक सेल इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। ठीक है भाई, देयर आर फ्यू एक्सेप्शन इन विच हैप्लॉयड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, जैसे मेल हनी बी आप जानते हैं हैप्लोडिप्लॉयडी सेक्स टर्मिनेशन होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम इन इक्वेशनल डिवीजन, ये माइटोसिस होगा। अगर मान लो पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है तो बेटा डाटर सेल में भी अगर 10 क्रोमोसोम है, इक्वेशन बैलेंस रहे तो इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, ये बेटा माइटोसिस का फेज है। कैरियोकाइनेसिस में बेटा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसमें बेटा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है। बहुत अच्छे से बेटा याद रखिएगा, इसका ड्यूरेशन पीटोमा, पीटीएमए, राइट। यहाँ पर प्रोफेज बड़ा होता है, टीलोफेज उससे छोटा, मेटाफेज उससे छोटा, एनाफेज सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग बेटा फेज की बात करें तो प्रोफेज में आप जानते हैं बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सब कुछ डिसअपियर होगा। बेटा फेज में बच्चों क्रोमोसोम इक्वेटर पे आएंगे, टीलोफेज में 2 अपोजिट पोल पे जाएंगे। साइटोकाइनेसिस में बेटा साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। अब मियोसिस की बात करें तो बेटा मियोसिस का प्रोफेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से सवाल न मिले। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर लेप्टोटीन होगा, ये डिवाइड होगा 5 सब फेज में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेकिन बेटा यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट केवल बता रहे हैं इसलिए लेप्टोटीन नहीं लिया है। तो यहाँ पर जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, सिनेप्सिस हो जाता है, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है। और वैसे बेटा क्या क्या फेज है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लेप्टोटीन है, यहाँ पर जाइगोटीन है, यहाँ पर पैकेटीन है, यहाँ पर बेटा डिप्लोटीन है और बेटा यहाँ पर क्या होता है, डाइकाइनेसिस होता है। केवल आए हुए सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, पैकेटीन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेट्रावैलेंट टेट्राड होते हैं क्लियरली विजिबल होते हैं, रिकॉम्बिनेशन ड्यूल बन जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। याद रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखिए एक ये है एक ये है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये जो है बेटा अगर इनसे इनको कंपेयर करेंगे तो एक क्रोमोसोम का तो सिस्टर है, दूसरे का नॉन सिस्टर है। और बेटा यहीं से रिकॉम्बिनेशन होता है, यहीं से वेरिएशन क्रिएट होता है। अगर बेटा डिप्लोटीन की बात करें तो डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। जरा देखिए कितनी बार सवाल पूछा गया, 20, 18, 20, बाप रे बाप। और यहाँ पर एक्सेप्ट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग कैस्मा बोलते हैं। तो डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कैस्मा फॉर्मेशन। और बेटा यहाँ पर पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर और जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग। डाइकाइनेसिस में टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाज्मा हो जाएगा, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर अब एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पर बेटा एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। देखिए क्रोमोसोम के नंबर का रिडक्शन होता है। अगर पूछा जाए रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, तो बेटा ये होगा आपका एनाफेज 1, याद रख लीजिएगा। क्योंकि 4 क्रोमोसोम है तो 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे आ जाएंगे। अगर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा एनाफेज 2 में, वहां पर सेंट्रोमियर से डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद बेटा मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, अगर पूछा जाए कौन सा डिवीजन है जिसके बाद क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है तो माइटोसिस बताएंगे। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए वो कौन सा डिवीजन है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर सेम रखने में हेल्प करेगा, तो मियोसिस। कैसे बेटा, मान लो 10 क्रोमोसोम है, 10 क्रोमोसोम है, मियोसिस हो गई बेटा 5 और 5 बन गए, जाइगोट में बेटा फिर 10 हो गया। तो वो डिवीजन जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर सेम रखने में हेल्प करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मियोसिस बोलेंगे। अब बेटा आगे एक चीज और देख लीजिएगा, अगर पूछा जाए एक्टिव माइटोसिस कहां देखेंगे तो एक्टिव माइटोसिस बेटा हम लोग देखेंगे रूट टिप और स्टेम टिप पे, रूट टिप एंड स्टेम टिप, स्टेम टिप, ये बेटा एक्टिव माइटोसिस होगा। अगर बेटा एक्टिव मियोसिस देखेंगे तो ये होगा बेटा मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां पर देखेंगे बेटा एक्टिव मियोसिस। अब एक सवाल और बनता है, 100 सीड बनने के लिए कितने डिवीजन चाहिए, तो 100 सीड बनने के लिए चाहिए 125 डिवीजन। इसको बेटा कहते हैं सीड प्लस सीड बाई 4। इसके बाद अगर बेटा पूछा जाए हाउ मेनी एंड हाउ मेनी टाइम्स, अगर पूछा जाए 4 सेल बनने के लिए हाउ मेनी डिवीजन, तो देखिए ये एक डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, ये तीसरा डिवीजन। तो बेटा हाउ मेनी में क्या कर देना, सेल -1 कर देना, सेल -1। अगर बेटा हाउ मेनी टाइम्स पूछा जाए,
हाउ मेनी टाइम्स, तो बेटा 2 के पावर n करना, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 8 के लिए 3 बार डिवीजन होना चाहिए। तो बेटा इस तरह से हमने एनसीईआरटी 1 का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कर दिया और एनसीईआरटी 2 में यूनिट 1 कर दिया। कल तक बेटा हमें पूरी उम्मीद है कि ये पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे हम, और आपसे मेरा ये कहना है कि इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अभी आपको लगेगा भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, इसको देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बेटा यहीं से सवाल आना है। एक बार एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, अगर बोलने में कुछ मिस्टेक हो गई तो उसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये प्रयास कैसा लग रहा है। अगर कमेंट करेंगे तो आगे और वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।